हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पर। आज जो हम देखने वाले हैं, दरोगा के गुरु यानी प्रिय रोशन सर के द्वारा लिखा गया जो बुक है, उनका जो क्वेश्चन बैंक है, उसका हम सेट देखने वाले हैं। ये जो है 1275 पोस्ट में जो दरोगा का एग्ज़ाम जो हुआ था, उसका क्वेश्चन है और उसका व्याख्या के साथ पूरे हम देखेंगे। और ये लंबी वीडियो हो सकती है, लगभग 2 घंटे प्लस की वीडियो हो सकती है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और रोशन सर का तो कथन है कि अगर आप मेरा ये क्वेश्चन बैंक सिर्फ बना लेते हैं तो प्रीलिम्स आप आराम से पास है। मेंस में भी आप 60 से 65 नंबर सिर्फ इस बुक से बना लीजिएगा। और उसमें मात्र 18 सेट है। 18 सेट का मतलब हुआ आपको 65 से 70 नंबर का सर चैलेंज करते हैं। इसका मतलब है कि एक सेट से आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। यानी इस सेट को अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको 4 से 5 नंबर आपको दरोगा के एग्जाम में निश्चित है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन 1 में है, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था कुआलालंपुर में। अब इसमें हम पढ़ेंगे इसका व्याख्या। ये तो 6 मार्च 2023 को आयोजित किए गए थे, तो इसको याद नहीं रखना है। इसके थीम को भी याद नहीं रखना है। अगला आसियान के विषय में जो दिया गया इसको याद रखना है। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका गठन 1967 में हुआ था। आसियान का गठन 1967 में हुआ था। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान का सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में है तथा आदर्श वाक्य है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। आसियान के संस्थापक देश है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड आसियान के 10 सदस्य देश हैं अभी वर्तमान में। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये तो 5 दोस्त स्थापना वाले ही हैं। और अभी जो बाद में जुड़ा हुआ है ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ये हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब दूसरा क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित कितनी की गई है? तो राज्य विधानसभा में सीट की संख्या अधिकतम 500 निर्धारित की गई है। अधिकतम 500। अब इसका व्याख्या देखेंगे हम। तो संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में कुछ राज्यों के विशेष प्रावधान प्राप्त है। अनुच्छेद 371 में कुछ राज्यों के विशेष प्रावधान है जिसके तहत विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 से भी कम है। उदाहरण में मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है, गोवा में 40 है, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 70 और पुदुचेरी में 30 विधानसभा सदस्य हैं। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है तथा विधानसभा के सत्रावासन का आदेश राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा के सत्रवासन का आदेश राज्यपाल देते हैं। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा वर्ष 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन न करने का प्रावधान है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा 2026 तक विधानसभा के सीटों में कुल संख्या में परिवर्तन करने का प्रावधान नहीं है। विधानसभा सदस्य बनने हेतु अहर्ताएं अनुच्छेद 173 में निर्धारित की गई है। विधानसभा सदस्य बनने के लिए अहर्ताएं 173 में है। वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में 403 और न्यूनतम सदस्य की संख्या सिक्किम में 32 है। अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर
विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब इसका हम व्याख्या देखेंगे। तो सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है, संविधान के अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि सभी मंत्रियों के उनके सभी कार्य के लिए लोकसभा प्रति संयुक्त जिम्मेदारी। अनुच्छेद सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत यह भी है कि मंत्रिमंडल का निर्णय सभी केंद्रीय मंत्री के लिए बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 75(2) में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित है। यह कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बने रहेंगे। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बने रहेंगे, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर हटा सकते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है। यह राष्ट्रपति को उसके कार्य करने हेतु सलाह देती है। यह राष्ट्रपति को उसके कार्य करने हेतु सलाह देती है। मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों शब्द एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों शब्द एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें एक निश्चित अंतर भी है। मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है। मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है जिसमें लगभग 15 से 20 मंत्री होते हैं। यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। यह मंत्रिपरिषद का भाग है, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इसकी व्याख्या 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया है। ये कई बार पूछता है। मंत्रिमंडल की व्याख्या जो है, इनकी व्याख्या 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 352 में व्याख्या है कि प्रधानमंत्री एवं अन्य कैबिनेट मंत्रियों के परिषद जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, ये बात याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय बराबर होती है। तो राष्ट्रीय आय बराबर होती है NNPF से। राष्ट्रीय आय बराबर NNPF से। राष्ट्रीय आय NNPF बराबर होती है राष्ट्रीय आय। जब NNP की गणना लागत मूल्य पर की जाती है, जब NNP की गणना लागत मूल्य पर की जाती है तब उस देश की राष्ट्रीय आय निकलती है। NNP से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए इसमें अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया गया है। NNP से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए इसमें अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया गया है, जबकि परिधान सहायकी को जोड़ दिया गया है। जबकि परिधान सहायकी को जोड़ दिया गया है। राष्ट्रीय आय बराबर होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायकी। राष्ट्रीय आय बराबर निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायकी, यानी NNP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस एबोसाइड। अगला है, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। तो संघीय कार्यपालिका में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शामिल नहीं है। संघीय कार्यपालिका में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शामिल नहीं है। अगला इसका जो व्याख्या हम देखेंगे, तो व्याख्या में है,
संघीय कार्यपालिका में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक शामिल नहीं है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं महान्यायवादी से मिलकर होता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी से मिलकर होती है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 संघ की कार्यपालिका है। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 संघ की कार्यपालिका है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपने नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है, परंतु वास्तविक शक्तियां संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति को प्राप्त है, परंतु वास्तविक कार्य शक्तियां प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्री परिषद में निहित है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्री परिषद में निहित है। अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 53 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग एवं स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अनुच्छेद 53 के तहत भारत के राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रधान होता है जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। अनुच्छेद 75(1) में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 75(1) में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है, अर्थात राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत दल के नेता का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है एवं वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न धारण करते हैं। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी का योग्य रखता है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी का योग्यता रखता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में किया गया है। यह लोक वित्त का संरक्षक एवं लेखा परीक्षण व लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर नियंत्रित करता है। अगला है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई-सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया ग्रामीण विकास मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई-सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई-सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ई-सारस ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया। इस ऐप को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाओं को बनाए गए उत्पाद ऑनलाइन बिक्री के लिए जारी किया गया है। ई-सारस ऐप को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM के तहत स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाओं के बनाए गए उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री के लिए जारी किया गया है। हाल ही में पदक जीतने वाली रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो रुद्राक्ष पाटिल का संबंध है निशानेबाजी से। रुद्राक्ष पाटिल का संबंध है निशानेबाजी से। अन्य खेलों से संबंधित खिलाड़ी। अब है निशानेबाजी खेलते हैं अभिनव बिंद्रा, मनु भाकर, श्रेयसी सिंह, गगन नारंग, अंजलि भागवत, सौरभ चौधरी, अपूर्वी चंदेला, राही सरनोबत, अवनी लखेरा।
निशानेबाजी खेलती है अभिनव बिंद्रा, मनु भाकर, श्रेयसी सिंह, गगन नारंग, अंजलि भागवत, सौरभ चौधरी, अपूर्वी चंदेला, राही सरनोबत, अवनी लेखरा इत्यादि। अब है मुक्केबाजी से। मुक्केबाजी कौन कौन खेलती है? तो मैरी कॉम, निकहत जरीन, लवलीना बोरगोहन, विजेंदर सिंह, अमित पंघाल, पूजा रानी, सरिता देवी, मोहम्मद अली। मुक्केबाजी खेलती है मैरी कॉम, निकहत जरीन, लवलीना बोरगोहन, विजेंदर सिंह, अमित पंघाल, पूजा रानी, सरिता देवी, मोहम्मद अली। अब कुश्ती खेलने वाले। कुश्ती खेलते हैं विनेश फोगाट, रवि कुमार दहिया, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, गीता फोगाट, सुशील कुमार, केडी जाधव, बबीता कुमारी कुश्ती खेलती है। कुश्ती खेलने वाले हैं विनोद फोगाट, रवि कुमार दहिया, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, गीता फोगाट, सुशील कुमार, केडी जाधव, बबीता कुमारी, ये सभी कुश्ती खेलती है। तीरंदाजी खेलने वाले हैं दीपिका कुमारी, जयंता तालुकदार, लिम्बा रामा, अभिषेक वर्मा, डोला बनर्जी, ज्योति सुलेखा वेन्नम, बिम्बला देवी लैसरम, तिरुनदीप राय, परवीन जाधव। तीरंदाजी खेलने वाले हैं दीपिका कुमारी, जयंता तालुकदार, लिम्बा रामा, अभिषेक वर्मा, डोला बनर्जी, ज्योति सुलेखा वेन्नम, बिम्बला देवी लैसरम, तरुणदीप राय, परवीन जाधव, ये सब तीरंदाजी खेलते हैं। अब है कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? ये है कैप्टन शिवा चौहान। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कैप्टन शिवा चौहान सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई। कैप्टन अवनी चतुर्वेदी, कैप्टन मोहना सिंह जितरावल तथा कैप्टन भावना कंठ को भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलटों में शामिल किया गया। कैप्टन अवनी चतुर्वेदी, कैप्टन मोहना सिंह जितरावल, कैप्टन भावना कंठ को भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट में शामिल है। भारत में प्रथम महिला। भारत में पहली महिला पायलट सरला ठकराल। भारत में पहली महिला पायलट सरला ठकराल। भारत में पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह। भारत में पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह। भारत में पहली महिला लड़ाकू पायलट भावना कंठ। भारत में पहली महिला लड़ाकू पायलट भावना कंठ। भारत में पहली महिला एयरलाइन पायलट दुर्वा बनर्जी। भारत में पहली महिला एयरलाइन पायलट दुर्वा बनर्जी। पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक शीला डावरे। पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक शीला डावरे। पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव। पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव। भारत में पहली महिला IFS चोनीरा बेलियप्पा मुथुम्मा। भारत में पहली महिला IFS चोनीरा बोलियम्मा मुथप्पा। अब ये मैथ्स का प्रश्न है। मैथ में y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान क्या है? ये तो सिंपल है। y का 20 k का मतलब होता है गुना, तो y का 20% का 20%, तो y का 20/100 गुने 20/100 बराबर 20। आसानी से हो गया। अब 20 गुने हो गया, ये यहाँ चला गया 20 गुने 100 गुने 100 20/20, ये कट गया 0 से 0 0 से 0। अब ये 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा कितना? 10 दाही के 100 यानी 1000 हो जाएगा। अच्छा 100 हो जाएगा, 10 दाही के 100 हो जाएगा क्योंकि 2 0 कट गया है। अच्छा 20 पंचे हो गया 100, 20 पंचे 100, अच्छा 20 पंचे 100, 100 पंचे 500, 500 हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12 से 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर क्या थी? इस समृद्धि दर थी 13.5%। 13.5% समृद्धि दर थी। अब इसका हम व्याख्या देखेंगे। प्रचलित कीमतों पर विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 2018-19 में
4,86,776 करोड़ है। 2019 में 5,62,710 करोड़ है। समृद्धि दर हो जाएगा, दोनों में से घटा करके बट्टे में जो है लास्ट में है 100 गुने 100 कर देंगे तो 13.5 आ जाता है। अगला है कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। इसका व्याख्या पढ़ेंगे। बुद्ध के समय हम 16 बड़े राज्य पाते हैं जो महाजनपद कहलाते हैं। बुद्ध के समय 16 बड़े राज्य का पाते हैं जिसे हम महाजनपद कहते हैं। अब 16 महाजनपद कौन है? मगध। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी या गिरिब्रिज। मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रिज। काशी की राजधानी वाराणसी। काशी की वाराणसी। कौशल की श्रावस्ती या अयोध्या। कौशल की श्रावस्ती या अयोध्या। कुरु का इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अंग की राजधानी चंपा। अंग की चंपा। वज्जी का वैशाली या विदेह। वज्जी की राजधानी वैशाली या विजय। मल की कुशीनगर प्रथम भाग एवं पावा द्वितीय भाग। मल की कुशीनगर एवं पावा। चेदी या चेती का सिद्धिवती या शक्तिमती। चेदी या चेती का सिद्धिवती या शक्तिमती। वत्स का कौशाम्बी। वत्स का कौशाम्बी। मत्स्य का विराटनगर। पंचाल का अहि क्षेत्र और काम्पिल्य। पंचाल का अहि क्षेत्र और काम्पिल्य। सूरसेन का मथुरा। सूरसेन का मथुरा। अस्मक का पोतना या पोटली। अस्मक का पोतना या पोटली। अवंती का उज्जैन या महिष्मती। अवंती का उज्जैन या महिष्मती। गंधार का तक्षशिला। कंबोज का राजपुर या हाटक। कंबोज का राजपुर या हाटक। 16 महाजनपदों में अस्मक ही एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे था। अस्मक ही ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी किनारे था। 16 महाजनपद में केवल वज्जी एवं मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वज्जी और मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतांत्रात्मक व्यवस्था थी। शेष में राजतांत्रात्मक थी, लेकिन वज्जी में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो वज्जी संघ की राजधानी थी। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय महावस्तु एवं जैन ग्रंथ के भागवती सूत्र में है। महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय के महावस्तु में और जैन ग्रंथ के भागवती सूत्र में मिलता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगर की सूचना मिलती है। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगर की सूचना मिलती है। चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी, साकेत। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र है। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र है। किस समूह में सही अर्थ प्रकट करता है? ये हिंदी है, तो कुल किनारा, कुल वंश, ये बात तो गलत है। अनल हवा, अनिल अग्नि, इसमें भी गलत है। देव देवता, देव भागे, इसमें भी गलत है। लेकिन सर का मतलब बाण भी होता है, सर का मतलब तालाब भी होता है। तालाब 100 वाला में बाण होता है और दंश 100 वाला में तालाब होता है। व्याख्या पढ़ेंगे। सर का अर्थ बाण होता है और सर का अर्थ तालाब भी होता है। कुल का अर्थ वंश होता है और कुल का वंश किनारा होता है। कुल का अर्थ वंश होता है और कुल का अर्थ किनारा भी होता है। अच्छा, तो इसमें जो है सही उत्तर तो वैसे डी था। अब देखिए, कुल का अर्थ इसमें हर्षी दीर्घी भी होता है। देखिए इसमें जो हर्षु में है कुल का, इस हर्षु में होता है वंश और तो दुर्गु में होता है किनारा। देव का अर्थ देवता होता है, देव का अर्थ भगवान होता है। अनल का अर्थ आग या अग्नि होता है। अनिल का अर्थ हवा होता है। रूस के किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो रूस जो है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। रूस जो है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। और इसमें है
ब्रेस्ट लिस्टवोस्ट की संधि द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ था। ब्रेस्ट लिस्टवोस्ट की संधि 3 मार्च 1918 ईस्वी को रूस की बोल्शेविक सरकार और जर्मन या केंद्रीय शक्ति के बीच हस्ताक्षरित एवं अलग संधि थी। ब्रेस्ट लिस्टवोस्ट की संधि 3 मार्च 1918 ईस्वी को रूस की नई बोल्शेविक सरकार और जर्मनी या केंद्रीय शक्तियों के बीच हस्ताक्षरित एक अलग संधि थी, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी समाप्त कर दी। 2 महीने की बातचीत के बाद जर्मन नियंत्रित ब्रेस्ट लिटोवस्क में संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 2 महीने की बातचीत के बाद जर्मन नियंत्रित ब्रेस्ट लिटोवस्क में संधि पर हस्ताक्षर किए गए। संधि के अनुसार सोवियत रूस ने मित्र राष्ट्रों के प्रति शाही रूस की सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया और पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया में 11 राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। संधि के अनुसार सोवियत रूस ने मित्र राष्ट्रों के प्रति शाही रूस की सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया और पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया में 11 राष्ट्र स्वतंत्र हो गया। यह संधि रूस के लिए बहुत अपमानजनक संधि थी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस के लिए बहुत अपमानजनक संधि थी। रूस अपने विशाल क्षेत्र और लगभग 6.5 करोड़ जनसंख्या से वंचित होना पड़ा। इस संधि के हो जाने के बाद रूस विश्व युद्ध से अलग हो गया, जिससे बोल्शेविक सरकार को देश की आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देने का समय मिल गया। विस्थापन का दूरी 7 अनुपात होता है। विस्थापन का दूरी क्वेश्चन है, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात होता है। तो ये अनुपात होता है 1 के बराबर या कम होता है। 1 के बराबर या कम होता है। अब क्या करेंगे हम, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा 1 के बराबर या कम होता है। वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। विस्थापन जैसे 6 मीटर, दूरी 15 मीटर, तो विस्थापन एवं दूरी के संबंध हो जाएगा दूरी बड़ा विस्थापन 1 विस्थापन। अगला है, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और वह रंध्र का छिद्र क्या होता है, तो खुल जाता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। अब इसका हम देखेंगे, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। जैसे द्वार कोशिका ये हुआ, सुरक्षा कोशिका ये हुआ बीच वाला, स्टोमेटा का खुलना ये खुल जाता है, रक्षक कोशिका ये है, एपिडर्मल कोशिका, क्लोरोप्लास्ट, इस प्रकार से है। अगला है, द्वार कोशिकाओं में जल का प्रवेश द्वारा कोशिकाओं के खोलने में सहायता प्रदान करता है। इसके परिणाम स्वरूप गार्ड सेल सुस्त हो जाता है। रक्षक कोशिकाओं से पानी का रिसाव रक्षक कोशिकाओं के बंद करने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद गार्ड कोशिकाएं शिथिल हो जाती है। जब रक्षक कोशिकाएं में जल डाली जाती है तो कोशिका फूल जाती है, जिससे रंध्र खुल जाते हैं। जब रक्षक कोशिका का शिथिल हो जाती है तो रंध्र बंद हो जाती है। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। उदारीकरण, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावट व प्रतिबंध को हटाना कहलाता है उदारीकरण। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावट व प्रतिबंध को हटाना उदारीकरण कहलाती है। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है, इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है, इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है, तो ये हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। कांगड़ा लघु चित्रकला हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। कांगड़ा चित्रकला कांगड़ा के सचित्र कला है, जिसका नाम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के नाम पर रखा गया है, जो एक पूर्व रियासत थी जिसने कला का संरक्षण दिया। कांगड़ा पूर्व रियासत थी जिसे कला का संरक्षण दिया। यह 18वीं शताब्दी के मध्य से बसोहली चित्रकला के शैली लुप्त होने के साथ प्रचलित हो गया। 18वीं शताब्दी के मध्य में बसोहली चित्रकला की शैली के लुप्त होने से प्रचलित हो गया कांगड़ा। कांगड़ा चित्रकला का मुख्य केंद्र
गुलेर, बसोहली, चंबा, नूरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा है। कांगड़ा चित्रकला गुलेर, बसोहली, चंबा, नूरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा है। अब सामूहिक रूप से पहाड़ी चित्रकला के रूप में जानी जाती है। कांगड़ा को सामूहिक रूप से पहाड़ी चित्रकला कहा जाता है, जो उस शैली को सम्मिलित करती है जिसे 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच राजपूत शासक द्वारा सुरक्षित किया गया था। कांगड़ा के चित्रकारों ने पीले, लाल और नीले रंग जैसे शुद्ध रंगों का उपयोग किया और ये 200 साल बाद भी अपनी चमक बरकरार रखे हुए हैं। चित्रकला के इस समूह को कांगड़ा नाम दिया गया क्योंकि शैली में कांगड़ा के राजा सांसर चंद के चित्र के समान है। कांगड़ा के राजा सासर चंद्र के चित्र के समान है, इसलिए कांगड़ा नाम पड़ा। अब है प्रमुख चित्रकला शैली एवं संबंधित राज्य। बिहार का चित्रकला है बहुत इंपॉर्टेंट, मधुबनी या मिथिला पेंटिंग, पटना कलम और मंजूषा। बिहार का मधुबनी या मिथिला पेंटिंग, पटना कलम और मंजूषा। उत्तर प्रदेश का है चौकापूर्णा, सोन रखना, चिकनकारी। चौकापूर्णा या सोन रखना, चिकनकारी। झारखंड प्लस बिहार दोनों का है जादो पाटिया। झारखंड प्लस बिहार दोनों का है जादो पाटिया। पश्चिम बंगाल का काली घाट और अल्पना। पश्चिम बंगाल की चित्रकला काली घाट, अल्पना। हिमाचल प्रदेश की चित्रकला पहाड़ी, गुलेर, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी, गुलेर, कांगड़ा। मध्य प्रदेश की चित्रकला सुरैती, नौरता, मोरते, तिलंगा। मध्य प्रदेश की सुरैती, नौरता, मोरते, तिलंगा। ओडिशा की चित्रकला पटचित्र प्लस सौड़ा। ओडिशा की चित्रकला पटचित्र प्लस सौड़ा। राजस्थान की चित्रकला फौर प्लस मंडाना प्लस लघु मराना। राजस्थान की चित्रकला फौर प्लस मंडाना प्लस लघु मराना। गुजरात की चित्रकला पिथौरा प्लस आथिया। गुजरात की चित्रकला पिथौरा प्लस आथिया। तमिलनाडु की चित्रकला कोल्लम तंजौर। तमिलनाडु की चित्रकला कोल्लम तंजौर। पंजाब की चित्रकला फुलकारी। पंजाब की चित्रकला फुलकारी। तेलंगाना की चित्रकला चेरियल प्लस निर्मल। तेलंगाना की चित्रकला चेरियल प्लस निर्मल। आंध्र प्रदेश की चित्रकला मुगुल्लू प्लस कलमकारी। आंध्र प्रदेश की मुगुल्लू प्लस कलमकारी। उत्तराखंड की चित्रकला है एपन। उत्तराखंड की चित्रकला एपन। केरल की चित्रकला कलमा जट्टू। केरल की चित्रकला कलमा जट्टू। कर्नाटक की चित्रकला रंगावली प्लस कुसूती। रंगावली प्लस कुसूती। महाराष्ट्र की चित्रकला वली या वारली। वली या वारली। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो ये प्रकाशित किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। मानव विकास सूचकांक जारी करता है यूएनडीपी द्वारा। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक 1990 से जारी किया जा रहा है। मानव विकास सूचकांक 1990 से जारी किया जा रहा है। मानव विकास सूचकांक के 3 मानक हैं। मानव विकास सूचकांक के 3 मानक हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। मानव विकास सूचकांक के 3 मानक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। मानव विकास सूचकांक की गणना 4 संकेतकों जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा की जाती है। इसकी गणना 0 और 1 के बीच की जाती है। संकेतक में जो देश अंक 1 के जितना पास रहता है वह मानव विकास में उतना उच्च रहता है। जो देश संकेतक में 1 के पास रहता है वो उतना अधिक रहता है, आगे रहता है। अगला है दो स्पिरिट व लॉज नामक रचना का लेखक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉज, मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। इस पुस्तक में सरकार के भीतर विधायी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन प्रस्तावित है। मॉन्टेस्क्यू ने किताब प्रकाशित करने से पहले 21 वर्ष शोध किया था। मॉन्टेस्क्यू 21 वर्ष शोध किया था। इस पुस्तक का फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव पड़ा, जिससे लोग स्वतंत्रता, समानता और राजा के दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए इच्छित हुए।
फ्रांसीसी क्रांति क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना है रूसो की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की। लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक की रचना है। टू ट्राइटेज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक की रचना है। लामी द पल्प अखबार के संपादक जयापाल हैं। लामी द पल्प अखबार के संपादक जयापाल था। मार्सिले गति की रचना कवि रॉजेट दी लाइल द्वारा किया गया। मार्सिले गति की रचना कवि रॉजेट दी लाइल द्वारा किया गया। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम क्या है? तो यह है भुरिया समिति। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों के परीक्षण के लिए गठित समिति है भुरिया समिति। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों के परीक्षण के लिए भुरिया समिति का गठन किया गया था। 1994 में अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति के अध्ययन करने हेतु भुरिया समिति का गठन हुआ। जून 1994 में भुरिया समिति का गठन हुआ। भुरिया समिति 1995 में केंद्र सरकार के समझ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भुरिया समिति के सिफारिश को मानते हुए अनुसूचित क्षेत्रों के लिए केंद्रीय कानून को ठीक माना गया। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कानून के माध्यम से जनजातीय स्वायत्त क्षेत्रों के विनिर्दिष्ट करना था जिसका उल्लंघन राज्य न कर पाए। सरकारिया आयोग इस समिति का गठन जून 1983 में केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने तथा राज्य की स्वायत्तता संबंधी मांगों और सिफारिश देने के लिए किया गया। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में केंद्र राज्य के संबंधों को सुधारने और राज्य की स्वायत्तता संबंधी मांगों और सिफारिश देने के लिए किया गया। इसके अन्य 2 सदस्य थे, श्री शिवरामन एवं S.R. सेन। श्री शिवरामन एवं S.R. सेन। अगला है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। अशोक मेहता समिति ने रिपोर्ट 1978 में सौंपी। इसने पंचायत व्यवस्था हेतु द्विस्तरीय मॉडल पंचायत व जिला परिषद दिया। अशोक मेहता 2 स्तरीय दिया। कौन कौन? मंडल पंचायत और जिला परिषद की बात कही। अब है LM सिंघवी समिति यानी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में किया गया। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में किया गया। इसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। राज्य वित्त आयोग का गठन तथा पंचायतों के करारोपण का अधिकार देने का भी सुझाव दिया। राज्य वित्त आयोग का गठन तथा पंचायतों का करारोपण का भी सुझाव दिया। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। 40 मिनट के आसपास हो गया। हम 20-20 क्वेश्चन को करेंगे, 5 वीडियो में ख़त्म करेंगे ताकि आपको भी अगर एक वीडियो अगर 30 से 40 मिनट देखेंगे तो अधिक समय समझ में आएगा, क्योंकि अगर 2 घंटा देखते तो माइंड डिस्टर्ब होने लगता है। 40 मिनट में आपको भी समझ में आ जाएगा, लेकिन हाँ जितना भी सेट करवाएंगे पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका प्रीलिम्स बनेगा। अगर आप कोई भी बुक नहीं पढ़ते हैं, लूसेंट वगैरह कुछ नहीं पढ़े, ये सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए तो आपका रिजल्ट बन जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।